स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रहा होगा, जारी होगा आपका। दोस्तों, जो भी हमारा सॉइल साइंस का लेक्चर चल रहा था, जैसे फर्स्ट लेक्चर जो हो चुका है और उस फर्स्ट लेक्चर में आप देखोगे तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था सॉइल साइंस के बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन इट मीन्स कि सॉइल क्या होता है, सॉइल का डिफिनेशन क्या है, सॉइल का जो सरफेस सॉइल होता है और सब सरफेस सॉइल होता है वो क्या होता है। सॉइल का डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू वेरियस ऑफ साइंटिस्ट, मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने सॉइल के बारे में अपना अलग अलग डिफिनेशन दिया, जिसमें से हमने बताया कि व्हिटनी थे, बीबी डेकुचेयर, जिन्हें हम फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ पैडोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न पैडोलॉजी भी कहते हैं। जेफी साहब ने 1936 में बताया था, उसके साथ साथ जेनी साहब ने भी बताया। तो इनके अकॉर्डिंग हमने सॉइल साइंस की डिफिनेशन देख ली। अब हम ये भी देख चुके हैं कि क्लासेस ऑफ सॉइल साइंस जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक पैडोलॉजी, एक इडियाफोलॉजी। पैडोलॉजी में हमने बात किया था कि पैडोलॉजी में स्टडी ऑफ सॉइल्स तो करते ही हैं, लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो हम वो रिस्पेक्ट में करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में करते हैं। यानी कि सॉइल कैसा है, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव कहाँ कहाँ है। इडियाफोलॉजी में हम सॉइल का स्टडी करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट ऑफ द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द फूड प्रोडक्शन। यानी कि एग्रीकल्चर के लिए अगर हमें सच में अध्ययन करना है तो दोनों ब्रांचेस को अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन हमें कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट्सन कहाँ से मिलता है प्लांट को, उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसे हम क्या कह देते हैं, इडियाफोलॉजी कह देते हैं। उसके रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो कुछ हमने इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात की थी कि इंस्टीट्यूट जो होता है वो एग्रीकल्चर का क्या क्या होता है। तो एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट में अगर हम बात करें तो हमने बातें की थी इसके बारे में कि हमारे पास दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम है, दो नहीं मतलब मल्टीपल ऑफ इंस्टीट्यूट। जैसे कि इंटरनेशनल सॉइल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 2015 यानी कि 2015 में करते हैं। और 2015 में जो हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल सॉइल डे, उसको हम किस रूप में, मतलब उसका थीम क्या था, तो हेल्दी सॉइल फॉर द हेल्दी लाइफ, यानी कि स्वस्थ जो मृदा होगा उससे लाइफ भी हेल्दी होगा, क्योंकि जो स्वस्थ मृदा होगा वहाँ से न्यूट्रिएंट भी हमारा स्वस्थ मिलेगा, और जब न्यूट्रिएंट स्वस्थ मिलेगा तो प्रोडक्शन भी हमारा ऑर्गेनिक होगा, और ऑर्गेनिक होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे वो फैक्टर जरूर करता है। अगर पॉजिटिव होगा डेट मीन्स पॉजिटिव इम्फेक्ट करेगा। दूसरा हमने देखा था कि सॉइल्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 5 दिसंबर को करते हैं। और हमने आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि आपको बताना है कि 23 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो शायद आपने कमेंट में बताया है, तो ठीक, नहीं बताया होगा तो 23 तारीख को हम फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट कर देते हैं। देखो, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम हो ना, उसमें आपको जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता ही आता है। जनरल एग्रीकल्चर जो आपको याद होनी चाहिए, हालांकि हम कराएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सॉइल साइंस को देख रहे हैं। लेकिन हम, मेरे कहने का मतलब है कि जनरल एग्रीकल्चर पे भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान करना है। जैसे ये डेज हो गया, ईयर हो गया, ये सब कैसा होता है, ये जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट होता है। चलिए, फिर हमने तीसरा बात किया कि इंटरनेशनल जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द सॉइल साइंस है, यानी कि IISS कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र। ICR के अनुसार जो हमारे पास सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन है वो कहाँ है, देहरादून। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो करनाल। और एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो जोधपुर। यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है। पिछले 4 मिनट में हम देखें तो हम रिवाइज कर चुके हैं कि हमने कल की क्लास में क्या क्या देखा है। आज का जो हमारा क्लास है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है किसी भी एग्जाम में, एग्रीकल्चर के एग्जाम में। अब एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्रीकल्चर के एग्जाम में ही होगा, ये तो जाहिर सी बात है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। देखो, हमने इंट्रोडक्शन में आपसे बताया कि अर्थ के जो ऊपरी वाले भाग होते हैं उसे हम कह देते हैं कि सरफेस। थोड़ा सा नीचे चलेंगे 15 से 30 सेंटीमीटर तो सब सरफेस कह देते हैं। फिर सब सरफेस के नीचे वाले मिट्टी को क्या कहते हैं, उसके नीचे वाले मिट्टी को क्या कहते हैं, उसके नीचे वाले मिट्टी को क्या कहते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। हमें पता तो होना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। तो उस कंडीशन में हम बात करेंगे और उसके बारे में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ का मतलब है कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसके जो अंदर की भाग है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो हम 3 लेयर बनाते हैं,
कितने लेयर बनाते हैं? 3 लेयर बनाते हैं। अलग कलर चूज़ कर लेते हैं, ओ सॉरी, 3 लेयर हम बनाते हैं। यहाँ पे एक ये, एक ऊपर और सबसे ऊपर, और इसके ऊपर होता है सरफेस, जो आप खेती बाड़ी जो हम लोग करते हैं उस, क्या हो रहा है यार, चलिए कोई ना। यहाँ पे एक लेयर, यहाँ पे और यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या होता है, तो एक हमारे पास जिसे हम सरफेस सॉइल के नाम से जानते हैं। तो ये कितना होता है, 15 से 30 कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसमें 0 से 15 सरफेस होता है और 15 से 30 हमारे पास सब सरफेस होता है। अब इसको ना हम 3 भागों में बांट देते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे मान लो यहाँ पे अभी खड़े हो और आप चाहते हो कि मिट्टी जो जो अर्थ है उसके सबसे लोएस्ट, मतलब सबसे ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट छोर पे जाना है, तो यहाँ पे अगर आप किलोमीटर देखते हैं तो ये होता है 1763 किलोमीटर। कितना होता है? 1763 किलोमीटर होता है। यहाँ तक आप पहुँचते हो। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। अब इसका जो फर्स्ट लेयर है, कौन सा लेयर है? फर्स्ट लेयर है, उसको हम कह देते हैं क्रस्ट। जो ऊपरी, ये तो सरफेस के भाग के पहले बाद में, इसे हम कहते हैं क्रस्ट। क्या कह देते हैं? क्रस्ट कह देते हैं। उसके बाद के लेयर को हम कह देते हैं मेंटल। अब मेंटल का मतलब ये नहीं समझना कि जो पागल वाले मेंटल होते हैं वो मेंटल। और सबसे नीचे वाले लेयर को कह देते हैं कोर। तो 3 लेयर हमारे पास बनकर क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक एक लेयर को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए अब पहला लेयर हम क्रिएट कर लेते हैं। इमेजेस से भी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहला लेयर जो ऊपरी लेयर है उसके बारे में सिर्फ संपर्क कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमने क्या कह दिया? क्रस्ट कर दिया, मतलब कह दिया। अब क्रस्ट के बारे में 3 चीज़ें याद रखना है। एक तो थिकनेस, मतलब कितने दूर तक होगा, मोटाई कितना होगा उसका, तो थिकनेस हमें पहले याद रख लेना। थिकनेस की अगर हम बात करें क्रस्ट का, तो ये 5 से लेकर 50 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। डैट मीन्स कि सॉइल के सबसे ऊपर वाले लेयर से बात करेंगे, वहाँ से लेकर अगर आप 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर नीचे तक आते हैं तो वो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रस्ट हो जाएगा। अब इसके साथ साथ ना क्रस्ट के बारे में एक और चीज़ याद रखना कि ये 1% होता है पूरे अर्थ क्रस्ट का, मतलब अर्थ क्रस्ट नहीं, अर्थ के पूरे अर्थ का 1% क्रस्ट होता है। 1% होता है, मतलब उनका तीनों भाग का डिवाइड किया जाए, निकाला जाए तो। अब इसमें भी 3 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? तो इसमें भी 2 जोन होते हैं। मान लो ये क्रस्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें कितना जोन होता है? पहले थिकनेस आपको बताना है फिर से, 5 से लेकर 55 किलोमीटर, सही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 1% होता है पूरे अर्थ का, ये पता है। इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, जो प्रकार के सब जोन होते हैं। सब जोन मतलब 2 भागों में बटा होता है। पहला अगर जोन के देखेंगे जिसे हम सियाल कह देते हैं, और दूसरा जिसे हम सीमा कह देते हैं। शॉर्ट नाम हमें याद रखना होता है। तो अब सियाल और सीमा क्या है जी? तो सियाल और सीमा के बारे में समझते हैं। जो सियाल होता है वो देखो, दोनों के एक एक मतलब दोनों शब्दों को तोड़ दो। सियाल यानी कि सिलिका और प्लस में एल्युमिनियम से बना है जो लेयर होगा। दूसरा हमारे पास है सीमा। सीमा को 2 वर्डों में जोड़ दो, एक हमारे पास सिलिका हो जाएगा और AMS से स्टार्ट होता है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया? सियाल और सीमा, इसका सब जोन हो गया अर्थ क्रस्ट का। अर्थ क्रस्ट 1% पाया जाता है। थिकनेस इसका कितना है? तो 5 से 55 किलोमीटर होता है। अगर रेंज में पूछे तो 100 किलोमीटर, एग्जैक्ट पूछे तो 55 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट जो याद रखना है वो याद रखना है डेंसिटी के बारे में। क्या याद रखेंगे? डेंसिटी। तो डेंसिटी इसका कितना होता है? डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? इसका द्रव्यमान जो होता है वो डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी की बात करें तो 2.6 से लेकर 3.0 तक, या फिर कहीं कहीं आपको ये भी डेटा देखने को मिल जाएगा कि हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2.5 से लेकर 3.0 कितना हो जाएगा? 2.5 से लेकर 3.0 इसका क्या हो गया? हमारे पास डेंसिटी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्रस्ट का पार्ट ख़त्म हो गया। क्रस्ट में हमें जो याद रखनी है वो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले थिकनेस 5 से 55 किलोमीटर, थिकनेस इसका मोटाई हो गया। 1% पूरे अर्थ का होता है। सब जोन होता है, एक होता है सियाल और एक होता है सीमा। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी कितना हो जाएगा बताइए? डेंसिटी हो जाएगा इसका 2.5 से लेकर 3.0 तक, ये आपका डेंसिटी हो गया।
अब हम समझ लेते हैं किसके बारे में, अब हम समझ लेते हैं हमारा जो मेंटल पार्ट है। मेंटल मतलब वो वाला पागल नहीं, मेंटल वाला पार्ट यानी कि बीच वाला अर्थ क्रस्ट का पोर्शन। अब सर ये कितना डिस्टेंस में मतलब कितना थिकनेस होगा, इसके थिकनेस की बात करेंगे तो ये 1900 किलोमीटर होगा। कितना होगा, 1900 किलोमीटर होगा। और ये आपको सॉलिड एंड सम सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड देखने को मिलेगा। लेकिन ऊपर वाला भाग होगा ना वो आपको सॉफ्ट दिखने को मिलेगा, क्योंकि उस पर हमेशा पानी आ रही है, उस पर हमेशा इरिगेशन किसी माध्यम से पानी पहुंच रहा है, तो आपको कैसा दिखने को मिलेगा, सॉफ्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेंटल होगा वो कैसा, हमेशा सॉलिड और कभी कभी आपको सेमी सॉलिड, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे लीच डाउन से पानी नीचे चला आया या पानी का गहराई ज़्यादा है, उसका डेप्थ ज़्यादा है, तो आपको सेमी सॉलिड देखने को मिलेगा। थिकनेस 2900 किलोमीटर हम याद रखेंगे। फिर से वही बात कि इसमें डेंसिटी भी हमें याद रखना है, तो थिकनेस तो हमने याद रख लिया कि 2900 किलोमीटर। इसमें अगर हम याद रखेंगे कि डेंसिटी कितना होगा, तो डेंसिटी के लिए हमें क्या याद रखेंगे, 3 पॉइंट आपने छोड़ा था वहाँ लास्ट में, वहाँ से उठा लो और फिर आप यहाँ पे 4.5 कर लो। और ये किस में होता है, तो ग्राम cc1 यानी कि क्यूबिक में, यानी कि इतना हमारे पास क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि टेम्परेचर कितना होता है, चूँकि अंदर की बात है, यानी कि आप सरफेस की नीचे की तरफ जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 100 सेंटीमीटर से लेकर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर। तो 4 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो गई। चारों पॉइंट के एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। थिकनेस 2900 किलोमीटर, सेमी सॉलिड होता है और सॉलिड होता है। टेम्परेचर देखेंगे तो टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700। डेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट्स हमने छोड़ा था किसको, कोर को, तो वहाँ से लेते हैं और 1 पॉइंट और बढ़ जाते हैं तो 0.4 तक हो गया, मतलब 4.5 तक हो गया। तो ये हमारा मेंटल भी समाप्त हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जिस पे आना है उसको हम समझ लेते हैं, जिसे हम कोर कहते हैं। ये सबसे निचली लेयर होता है। देखो सबसे दूसरा लेयर मेंटल, पहला ऊपर वाला लेयर क्रस्ट और सबसे निचली लेयर कोर। तो कोर के बारे में समझ लेते हैं, किसके बारे में समझते हैं, तो कोर के बारे में। तो ये कोर है, ऐसा नहीं समझना है कि ये दूसरा चीज़ है, कोर है, ठीक है। अब कोर का थिकनेस की बात करें तो ये 3500 किलोमीटर होगा। अब एक चीज़ मतलब एज्यूम करना यहाँ पे समझना कि जब हम 5 से 50 किलोमीटर चल रहे थे तो क्रस्ट हो रहा था, ये 50 से 2900 किलोमीटर चलेंगे तो मेंटल हो जाएगा। इस 2900 से सापे नीचे चलेंगे कितना, 3500, मतलब 3500 किलोमीटर तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब कोर हो जाएगा। इसमें भी सब जोन होगा, इसको भी देख लेते हैं भाई। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पहले थिकनेस से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा थिकनेस क्या है, थिकनेस इसका हो जाएगा 3500 किलोमीटर। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, चूँकि यहीं पे मोल्टेन मंगवा है, तो टेम्परेचर आपको कितना देखने को मिलेगा, 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। यहीं पे लावा जो होता है वो मोल्टेन मैग्मा से निकला हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है और मिनरल्स के बारे में, तो वो आपको बताना होगा कि निकेल जो एलिमेंट है, निकेल एंड इसके साथ साथ आयरन, ये आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, निकेल एंड आयरन देखने को मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे निफ एलिमेंट भी कह देते हैं, निफ मिनरल्स भी कह देते हैं, ठीक है। अब ये भी 2 लेयर में होता है, कितने लेयर में बटा हुआ होता है, तो 2 लेयर में। इसको भी हम समझ लेते हैं। इसका भी सब जोन होगा किसका, तो हम याद रखेंगे कोर का, एक तो इनर कोर, एक आउटर कोर। आउटर कोर की अगर हम बात करें तो ये 2900 से 3500 तो जा ही रहा था, लेकिन ये 3500 से कितना चला जाएगा, 67, मतलब कितना चला जाएगा, तो हमारे पास ये चला जाएगा आपको 7268 किलोमीटर चला जाएगा। ये हमें याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो बेसाल्ट वगैरह जो हमारे पास मिनरल्स है वो आपको ज़्यादा अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, इनर और आउटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको हमने समझ लिया इंटीरियर पार्ट। अब आपको इमेज से समझाते हैं। अभी तक तो हमने थ्योरी बता दिया, अब थोड़ा सा इमेज देख लो, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमें पढ़ने में कठिनाई हो, पढ़ने में समस्या हो, तो उसे इमेज देख लेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाता है। अब देखना, इनर कोर और आउटर कोर बताया हमने अभी, मेंटल सेकेंड वाला और क्रस्ट सबसे पहले वाला। यानी कि इसको भी शेप में आप काटोगे तो जो ऊपर वाला लेयर देख रहे हो 5 किलोमीटर तक तो पेड़ पौधा लगेगा, वो तो हमारा सरफेस हो गया मान लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आप देखते हो क्रस्ट, तो क्रस्ट 5 से 55 किलोमीटर होता है। अपर मेंटल यहाँ पे होता है, मतलब अपर मेंटल कह रहे हैं, ये भी 2 प्रकार के, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, लेकिन हमें एक ही याद रखना है। कोर भी 2 भागों में बटा होगा, एक तो आउटर कोर, एक तो इनर कोर।
अब इसका ना एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। क्रस्ट का थिकनेस 555 सही है। 1% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट सही है। सब जोन होता है दो, एक तो सियाल एक सीमा, और सीमा में क्या होता है बेसाल्ट एंड गैब्रो, जो आप मिनरल्स देखते हैं वो होता है, उसी से बना होता है, यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम से बना होता है। बाद में हम बात करेंगे कि सिलिका का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, सिलिका क्या होता है। सिलिका के बारे में इतना समझ जाना है कि ये मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और दूसरा ये होता है कि ये आपको 27% होता है, लेकिन ये आपको सॉइल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डेंसिटी आइए 2.6 है तो 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट के रेंज में मिलेगा आपको। वहीं आते हैं फिर मेंटल में समझते हैं। थिकनेस 2900 किलोमीटर पढ़ा है हमने। सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है, ये भी हमने पढ़ा। टेम्परेचर 1000 से लेकर 3700 होता है, सॉरी 100 वहाँ पे बता दिया होगा, तो उसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। 1000 से 3700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। डेंसिटी यहाँ पे हमने 3 छोड़ के गया, तो 3 यहाँ से रिसीव कर लो और 1 पॉइंट बढ़ा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। आइए कोर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, थिकनेस 3500 किलोमीटर। दो प्रकार का होगा, इनर कोर आउटर कोर। इनर कोर की बात करें तो 3500 से लेकर 6700। उसके बाद आउटर कोर की बात करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आउटर कोर हो जाएगा हमारे पास 2900 से 3500। जो लावा होता है वो मोल्टेन मैग्मा से यहीं से निकलता है। टेम्परेचर आप यहाँ देखोगे तो 4300 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी की बात कर लेते हैं, 9.0 से लेके 12.0 तक है, तो तीनों का डेंसिटी हमें पता चल गया। अब एक बार हम क्या करते हैं, बिना देखे हुए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मुजवानी देखते हैं। अब आइए मुजवानी में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, सबसे पहले बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट का थिकनेस बताइए भाई। क्रस्ट का थिकनेस हो जाएगा आपका 5 से 55 किलोमीटर, सही है। चलिए आगे, क्रस्ट का थिकनेस बता दिया आपने। अब आप हमें बताइए टेम्परेचर यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, 20 डिग्री तक ऐसे बोला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, टेम्परेचर यहाँ नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2.5 से लेकर 2.5 से लेकर 3.0 डेंसिटी हो गया। इतना ही हमें पढ़ना ही है इसके बारे में। सब जोन होता है ये तो आपको पता ही है, सियाल और सीमा। सियाल मतलब सिलिका एंड एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। चलिए अब आइए दूसरे वाला पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा मेंटल में क्या देखेंगे हमारे पास, मेंटल में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारा थिकनेस कितना है 2900 किलोमीटर। कोर में आइए, कोर में थिकनेस कितना होगा 3500 किलोमीटर। ये हमारा इंटीरियर पार्ट खत्म हो गया। अब एक्सटर्नल पार्ट देखने से पहले थोड़ा सा कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने अर्थ क्रस्ट के बारे में जिक्र किया, तो हम जब बाहरी लेयर के बारे में पढ़ेंगे उससे अच्छा है कि थोड़ा सा अर्थ क्रस्ट के बारे में देख लेंगे। अर्थ क्रस्ट का मतलब होगा ऊपरी जो भू प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग खेती करते हैं, उसके बारे में पढ़ा जा रहा है। अब ये कंपोजिशन के बारे में बात किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। अब देखिए अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहले आपको 2 भागों में इसे बांट देना है। कितने भागों में बांट देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। एक जो भाग होगा उसे हम पोर स्पेस कह देंगे, बताएंगे पोर स्पेस क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। दूसरा हमारे पास होगा सॉलिड स्पोर। क्या हो जाएगा, सॉलिड स्पोर। सॉलिड मतलब ठोस, जो दबता नहीं है, दबाने से भी नहीं दबे। पोर मतलब क्या होगा, पोर का मतलब है कि जो दबाने से दब जाए, ठोस ना हो। अब ठोस पार्ट होगा तो कैसे खेती होगा भाई, ठोस को तो तोड़ने के लिए हम टिलेज करते हैं, तो ठोस भाग पे तो खेती हो ही नहीं सकता है, तो हम इसे 2 भागों में बांट देते हैं। अब आइए दोनों भागों को समझ लेते हैं। आप जब सॉलिड वाला पोर्शन को देखते हो, ये जो सॉलिड वाला पोर्शन है ये हमारा पोर स्पेस है, तो इसमें 45% आपको मिनरल्स दिखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मिनरल्स। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो ये पढ़ेंगे कि मिनरल्स इज द मिक्सचर ऑफ एलिमेंट। बहुत सारा एलिमेंट के मिलने से क्या बनता है, मिनरल्स बनता है। तो वो मिनरल्स क्या है, ठोस ही है, तो ठोस वाला भाग में ही पढ़ रहे हैं ना, तो ये ठोस हो जाएगा। क्योंकि यही मिनरल्स तो बाद में वेदरिंग होता है, और वेदरिंग के बाद में रॉक्स मिट्टी बनता है। तो अभी तो हम ठोस वाला भाग देख रहे हैं, तो मिनरल्स 45% होता है, ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास 5% होता है। कितना परसेंट होगा ऑर्गेनिक मैटर हमें, तो ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है, जो सॉलिड वाला पार्ट है, उसमें 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर। अब इस 5% को 100% मान लो और इसको कंट्रीब्यूशन समझ लो। इसमें रूट की अगर हम बात करें कि रूट का कितना परसेंटेज होगा, तो 10%। रूट का मतलब है कि कोई प्लांट है, वो रूट जो उसका बचा हुआ है वो वाला भाग से सारा गल के जो बनेगा। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका कितना इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, तो 10%। बाकी का 80% क्या होता है, तो बाकी का 80% ह्यूमस होता है। ह्यूमस,
ह्यूमस क्या हो गया? ह्यूमस का मतलब हुआ कि कोई भी रॉ मटेरियल है वो फुली डिकम्पोज हो जाए, जिसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ये फुली अगर ऑर्गेनिक मैटर कोई डिकम्पोज हो गया है और सॉइल में कन्वर्ट हो गया, वो डार्क कलर का हो गया है, वो ह्यूमस कहला जाएगा। तो जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उसे ह्यूमस कह देते हैं। तो इससे क्या बनता है? ऑर्गेनिक मैटर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो हमने ये भी समझ लिया, बहुत अच्छी बात। अब आइए, सॉलिड पोर से तो हम खेती नहीं कर सकते हैं, किस वाले पार्ट से करेंगे? तो हम करेंगे पोर स्पेस वाला पार्ट से। तो इस पोर स्पेस को समझ लेते हैं बढ़िया से। पोर स्पेस में ना थोड़ा सा देखो, ये इस तरह से बनने का मतलब है कि ये फ्लैक्चुएट करता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। अगर हमारे पास 25%, जैसे देखो पहले मात्रा देख लो, 25% एयर है, 25% वाटर है। क्या है? 25% एयर है, 25% वाटर है। मान लो कि आपने उसमें क्या कर दिया, आपने उसमें वाटर अप्लाई कर दिया, वाटर लॉक कंडीशन हो गया। तो ये 25% जो एयर खाली था वो फुल फिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा अकेला। एक मिनट गाइस, ये कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा अकेला। तो 50% होगा तो एयर तो समाप्त है। इसलिए हम इसे इस तरह का चिन्हासी बनाए कि ये दोनों फ्लैक्चुएट करता है, बढ़ते घटते रहता है। कभी एयर ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। लेकिन कोई सॉइल और मतलब बढ़िया कब माना जाएगा? जब 25% एयर होगा और 25% वाटर होगा। अब थोड़ा सा हमें ये समझना है कि भाई एयर क्यों ज़रूरी है। क्या किसी भी चीज़ में जब कोई परसेंटेज है तो कोई ना कोई उसका ज़रूरी होगा। पागल तो कोई है नहीं कि परसेंटेज बता दिया है, कोई ना कोई काम ज़रूर होगा। यहाँ पृथ्वी पे हर एक वस्तु का कोई ना कोई काम है। चलिए, तो उसी तरह हम समझ लेते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं इधर उधर की। 25% एयर, देखो क्या करेगा। एयर का काम होता है कि गैसों का एक्सचेंज करना रूट के अंदर। जैसे मान लो ये सॉइल है, ये रूट वाला पार्ट है। अब यहाँ पे जो गैसेस अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जो गैसेस हम एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट करके जिसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, वो गैसेस का एक्सचेंज कौन करेगा? एरेशन करेगा। जो छिद्र होगा उसमें एयर पाया जाएगा तो एरेशन हो जाएगा। तो ये गैसेस का काम होता है। गैसेस का एक ही काम होता है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैसेस को एक्सचेंज करना। आइए, अब दूसरा हम समझते हैं किसके बारे में? अब दूसरा हम समझते हैं 25% वाटर के बारे में। अब वाटर का तो इतना ज़रूरी है कि क्या बताएं आपको। जैसे बचपन में हम हॉर्लिक्स खाते थे ना, तो लिक्विड चाहिए होता था उसको मिला के पीने के लिए, दूध पानी। कई बार तो हम लोग ऐसे ही फाँक लेते थे, कई बार ऐसे ही मम्मी से चुरा कर फाँक लेते थे। लेकिन कोई ना, यहाँ पे हम वाटर का जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं कि भाई वाटर का क्या काम है यहाँ पे। देखो, कोई भी प्लांट है ना, उसको ग्रोथ होने के लिए, क्या होने के लिए? ग्रोथ होने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, वृद्धि और विकास करने के लिए जो इम्पोर्टेंट काम होगा वो न्यूट्रिएंट होगा। भाई आप अपने बदन पे कपड़ा पहनो या ना पहनो, भोजन तो चाहिए ही चाहिए। आप भोजन पहले चाहोगे, उसके बाद ही आप चाहोगे कि आपके बदन पे बढ़िया बढ़िया कपड़ा हो। तो भोजन जो होगा ना, वो कहाँ से मिलेगा हमारा? तो जो प्लांट होता है उसको भोजन कहाँ से मिलता है? सॉइल सोल्यूशन से मिलता है। जो सॉइल आप देख रहे हो, जो मृदा देखते हो, यहाँ से सोल्यूशन मिलता है। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसे विटनी साहब के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था सॉइल के बारे में? उन्होंने बताया कि सॉइल इज़ द न्यूट्रल बीन, मतलब न्यूट्रिशन बीन है जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है। डस्टबिन, जिस तरह हम कपड़ा मतलब डस्ट पार्टिकल, जितना भी हमारा वेस्ट पार्टिकल होता है उसमें डालते हैं, तो डस्टबिन का मतलब होता है कि बहुत सारा डस्ट एक साथ बीन इकट्ठा हो जाना। उसी तरह बोला जाता है कि सॉइल इज़ द न्यूट्रल बीन। जो प्लांट न्यूट्रिएंट अपटेक करता है वो सॉइल से करता है, क्योंकि सॉइल क्या है? एक न्यूट्रिएंट बीन है जहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। तो ये न्यूट्रिएंट जो आप देख रहे हो, ये सोल्यूबल कौन करेगा? हम बाद में पढ़ेंगे कि आयन एक्सचेंज क्या होता है, आयनों का रिएक्शन कैसे होता है, न्यूट्रिएंट कैसे डिजॉल्व होता है मिट्टी में, सॉइल सोल्यूशन पे क्या कौन सा चार्ज होता है। तो ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हो और प्लांट इसे अपटेक कर रहा है अपने लिए, यही तो होता है हमारे पास वाटर का काम। ठीक है, तो ये हमारा काम है वाटर का। तो वाटर का काम भी समझ लिया। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में? तो किसके बारे में हम समझेंगे? इसके बारे में, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, मिनरल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा तो नहीं, पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने क्या समझा कि एलिमेंट का मिक्सचर है, यानी कि बहुत सारा तत्व मिलकर एक एलिमेंट बनाता है। जैसे मान लो हमारे पास है सिलिका है, एल्युमिनियम है, आयरन है, इस तरह से बहुत सारा एलिमेंट एक साथ मिलेगा और कोई एक मिनरल्स बना दिया। जैसे मान लो क्वार्ट्ज बना दिया, तो ये जो क्वार्ट्ज जब वेदरिंग होगा तो न्यूट्रिएंट भी तो दे रहा है, क्योंकि ये फिर एलिमेंट टूटेगा। ये एलिमेंट क्या है? न्यूट्रिएंट ही है।
तो ये एलिमेंट टूटेगा और वो टूट कर कहाँ जाएगा, तो वो मिट्टी में रहेगा और मिट्टी से क्या प्राप्त होगा, प्लांट को प्राप्त होगा। अब ये बात आपको सही है सर, ये बात तो आपका राइट है। अब ऑर्गेनिक मैटर का क्या काम है इसका भी बता दीजिए। तो ऑर्गेनिक मैटर का काम के बारे में समझ लेते हैं। देखो ऑर्गेनिक मैटर क्या काम करता है। सबसे पहला चीज़ डिकम्पोज होगा, न्यूट्रिएंट देगा, सही बात। दूसरा, जब आप सॉइल देखते हो जहाँ पे 25% एयर होना ज़रूरी है, तो ये एरेशन के लिए भी हेल्प करता है ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि पोरोसिटी को बढ़ाता है। जैसे किसी में माइक्रोपोर, जैसे पढ़ेंगे बाद में, माइक्रोपोर और माइक्रोपोर क्या है, तो उस माइक्रोपोर को छोटा करने का काम करेगा, माइक्रो में बदलने का काम करेगा। तो ये ऑर्गेनिक मैटर का काम होता है। ठीक है, चले आगे, चलिए अब अगला हम टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। ये हम कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट समझ लिए। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा, और जितना एफर्ट से समझाया जा रहा है कोशिश कीजिएगा कि उसे नोट डाउन कर ले और उसे पढ़ ले। चलिए आइए अब इंटीरियर जान लेते हैं, मतलब बाहरी भाग जान लेते हैं। देखो अर्थ जो है ना, मतलब पृथ्वी जो है, उसके आसपास 3-4 लेयर हैं। जैसे पृथ्वी जो है उसके आसपास 3-4 लेयर है। जैसे पहला लेयर सॉलिड का है जिसके नीचे हम लोग रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर। मतलब नीचे नहीं रहते, सॉरी, जिस पे हम रह रहे हैं उसके नीचे वाला पार्ट पूरा सॉलिड है, तो वो क्या हो जाएगा, लिथोस्फीयर। अब हम आ जाते हैं, कुछ भाग में पानी भी है। ऐसा कुछ भाग क्या माना जाता है कि 71% मतलब अर्थ पे क्या है, पानी ही है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर। अब इसके बाद आता है कि भाई जीवन यापन हो रहा है, उसको कौन सा पेयर में रखेंगे, स्पेयर में रखेंगे, तो उसको बायोस्फीयर में रखते हैं। अब भाई जो हमारे वायुमंडल जो आप देख रहे हो, जो मतलब आसपास जो आपका आसमान दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब एटमॉस्फेयर है। तो हमारे पास कितना स्पेयर बन गया, 4 स्पेयर बन गया। तो जब हम पृथ्वी के निचले वाले भाग के बारे में बात कर चुके हैं, तो पृथ्वी के आउटर वाले भाग की भी बात करेंगे, मतलब एक्सटर्नल पार्ट के बारे में बात करेंगे। इंटीरियर हमने समझ लिया, अब एक्सटीरियर समझ लेते हैं। तो एक्सटीरियर में हमें क्या याद रखना है, 4 पॉइंट याद रखना है। एटमॉस्फेयर, ये क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, एबव दी अर्थ सरफेस के ऊपरी का जो हिस्सा, कितना, 1600 किलोमीटर तक। ऐसा तो माना जाता है 3000, लेकिन 1600 किलोमीटर तक लेयर बनी हुई है, उसे एटमॉस्फेयर कह देते हैं। बायोस्फीयर, जिस पे हम लोग जीव जंतु रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, सो रहे हो, ये सब क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। लिथोस्फीयर जो सॉलिड वाला भाग है, जहाँ पे ये क्रस्ट अवेलेबल है, जहाँ पे हम लोग बायोस्फीयर है, तो ये लिथोस्फीयर हो जाएगा। हाइड्रोस्फीयर, जिस भाग में पानी पाया जा रहा है, उसे हाइड्रोस्फीयर कह देंगे। तो ये हमारा पार्ट है किसका, इंटीरियर पार्ट ऑफ द, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। चलिए अब एक एक करके थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ऐसे तो मेट्रोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मेट्रोलॉजी में हम एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेयर्स को अच्छे तरह से समझेंगे। तो हम आइए यहाँ पे समझ लेते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर जो होता है ये मिक्सचर ऑफ गैस होता है, कहाँ, यानी कि सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों तरफ जो हमारे पास आसपास जो मंडरा रहा है, जो गैसेस है, जो हमें दिख नहीं रहा है, वो गैस जहाँ से हम धाएँ धाएँ ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाएगा, द मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ और एनी अदर स्टार एंड प्लेनेट। हमें इतना समझना ही नहीं है, हम समझना है कि हमारे माथा के चारों ओर जो घूमने वाली गैस है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे एटमॉस्फेयर कह देते हैं। क्या ज़रूरी है इंग्लिश में समझने का, जब हमें संस्कृत में, और संस्कृत कह रहे हैं, जब हमें ठेठ भाषा में समझ में आ रहा है। तो हमारे माथा के आसपास जो भी गैसेस मंडरा रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हो जाएगा। वायुमंडल के अलग अलग लेयर है भाई, आपके माथा के सामने जो है वहीं तो रही है, उसके ऊपर 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 इस तरह से लेयर बनी हुई है। तो उस लेयर को समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की अगर हम बात करें तो जितने भी एक एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी होती है सब यही होती है। बादल का फटना, बादल में होना, बारिश होना, हवाई जहाज़ को उड़ जाना, हवाई जहाज़ उड़ाना, ये सारी चीज़ें कहाँ होती है, एटमॉस्फेयर पे होती है, मतलब ट्रोपोस्फेयर पे होती है। और ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से अर्थ पे जहाँ आप खड़े हो वहाँ से लेकर 12 से 18 किलोमीटर, जैसे बोला जाता है 16 से 18 किलोमीटर एग्जैक्ट, ये बताता है। अब बाद में उस बारे में बढ़ेंगे कि पोल के अकॉर्डिंग कितना होगा और इक्वेटर के अकॉर्डिंग कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे
जहाँ पे क्या होता है ओजोन लेयर जैसे लेयर पाई जाती है, जो परावैंगनिक किरणें जो हमारे पास आती है उसको रोकने का काम करेगा। बीजोस्फीयर सबसे ठंडा लेयर होता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, तो ट्रोपोस्फीयर में सारी एक्टिविटी यहीं पे होती है। थर्मोस्फीयर में अगर बात करेंगे तो सबसे ऊपरी वाला भाग है। थर्मोस्फीयर फर्दर दो भागों में डिवाइड होता है। एक हमारे पास डिवाइड होता है एक्जोस्फीयर, एक हमारे पास डिवाइड होता है आइनोस्फीयर। एक्जोस्फीयर का मतलब होता है सबसे ऊपरी वाला लेयर, और आइनोस्फीयर का मतलब होता है सबसे निचली वाला लेयर। आइनोस्फीयर और एक्जोस्फीयर। एक्जोस्फीयर में जो सैटेलाइट वगैरह होता है वो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट आप देखते हो लगी हुई रहती है, वो सब कहाँ लगा रहता है, एक्जोस्फीयर में लगा होता है। रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, थर्मोस्फीयर के आइनोस्फीयर में होता है, जहाँ से बातें हम कर सकते हैं। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर हुआ, थोड़ा ही बहुत हम जानेंगे एटमॉस्फेयर में। हम इसे सॉरी मेट्रोलॉजी में इसे हम डीपली से पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, यहाँ सवाल देख रहे हैं, यहाँ उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कुछ गैसेस के बारे में जो एटमॉस्फेयर में पाया जा रहा है। चूँकि एटमॉस्फेयर पढ़ ही रहे हैं तो एटमॉस्फेयर के बारे में समझ लेते हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन होता है, मतलब गैसेज होता है, वो नाइट्रोजन होता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जब एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन अवेलेबल है, तो हम जो सॉइल होता है, जो हमारे पास खेती होता है, उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही प्रोवाइड क्यों करा रहे हैं। तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है वो अनअवेलेबल फॉर्म में है, मतलब वहाँ से हम अपटेक नहीं कर पा रहे हैं, उसको किसी न किसी दूसरे रूप में बदलना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जैसे ये इस प्रकार है कि चावल हम ऐसे नहीं खा सकते हैं, हालांकि वो अलग बात है कि बचपन में हम लोग चावल भी खा जाते थे, लेकिन जो लॉजिकली है वो चावल हम मतलब ऐसे नहीं खा सकते, उसको अलग रूप दे सकते हैं तभी खाएंगे, जिसे हम भात कह देते हैं। ठीक है, तो वो हम खाते हैं, तो उस रूप में है ये कि नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसे नाइट्रिफिकेशन करवाते हैं, नाइट्रोजन किसी कंपनी के द्वारा बनवाते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संपर्क में आता है, हाइड्रोजन के आता है, तब जाके रिएक्शन होता है, फिर अमोनिया में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमको ये समझना है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है वो, मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है वो प्लांट के लिए अनअवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, 78%। ये वॉल्यूम के बेसिस पे है। वेट यानी कि वजन के बेसिस पे, देखो किसी को हर चीज़ का कोई ना कोई वजन होगा, जब सबसे ज़्यादा है तो वजन भी इसका सबसे ज़्यादा होगा। कितना होगा, 76.5%। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो डेटा है ये आईसीआर के नोट्स का डेटा है, हम वहीं से बता रहे हैं आपको, तो कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना है, आपको पढ़ते चलना। ऑक्सीजन के बारे में अगर बात करते हैं तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है, हालांकि अगर एग्जैक्ट देखें तो 20.97 बताया जाता है। और आपको ही बताया बचपन में मास्टरवा कई बार बताया ये बात हुआ कि 9% से ऊपर, 50% से ऊपर कोई चीज़ हो जाता है, डेट मीन्स वो अगले अंक की तरफ बढ़ जाता है। तो जब 21%, 20% से ऊपर है तो हम 21% लिख देंगे, क्या हाजिर है सर। और लेकिन कभी आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि बताओ 20% 9, 20% 1, ये मास्टर इस तरह को भी नहीं कोई पूछेगा, तो हम इस तरह दोनों याद रखेंगे। चलिए वॉल्यूम बेसिस पे बात करेंगे तो ये 23% होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.04% होता है, अभी कोई साइंटिस्टों के द्वारा बताया जाता है कि बढ़ गया तो 0.04 हो गया, 43 हो गया। इसके बारे में बात करें कि वेट के बेसिस में तो 0.04 है। अब अदर गैसेस में देखते हैं तो 0.93 है। अदर गैसेस का मतलब है कि आर्गन आप बात कर ले, आर्गन कितना है हमारे पास, तो 0.93 है। वेट के बेसिस पे बात करेंगे तो 1.6 है। बाकी बहुत सारा गैसेस पाया जाता है, ये मेजर है जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे लिए भी, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए भी। अगर गैस की बात करेंगे तो हमारे पास जो है अमोनिया है, उसके बाद नियॉन है, आर्गन है, उसके बाद हमारे पास क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। तो ये सारी चीज़ें हमें गैस याद नहीं रखनी है, मेजर 5 गैसेस को याद रखने हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, पहले बताइए क्या क्या हमने पढ़ा। पहले हमने पढ़ा क्या कि हमारे पास कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन। कितना परसेंट है, 78.8%। ये तो हुआ वॉल्यूम के बेसिस पे। आयतन के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे बताइए, 76.5, 76.5 ही है ना जी, 76.5। चलिए आइए अगला, अगर हम टॉपिक मतलब अगला गैसेस के बारे में देखें तो ऑक्सीजन है जी, कितना है, तो 20.97, जिसे हम 21% भी कह देंगे। अच्छा वेट के अनुसार कितना है, तो 23% है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास तीसरा गैस हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को समझ लेते हैं। 0.033 है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है कि ये बढ़ गया है, ऐसे ऑथेंटिक अभी बातें नहीं है, लेकिन बढ़ गया है, तो हमें ये भी याद रख लेंगे 0.043 है। वेट बेसिस पे कितना है सर, तो वेट बेसिस पे आपको कितना मिलेगा, 0.04 ही है जी, ठीक है। चलिए अब हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब सबसे लास्ट आर्गन। आर्गन के लिए अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 0.93 है, लेकिन अगर बात कर ले तो आपकी इस वेट बेसिस पे तो 1.391 है, 1 पॉइंट कितना है, 36 है।
ये हमारा परसेंटेज हो गया एटमॉस्फेयर का। आइए अब अगला टॉपिक। अब हमारे पास है हाइड्रोपोनिक क्या होता है भाई, सॉरी हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। अरे वही वाली भाग जो पोर्शन वाटर से घिरा हुआ है। जैसे आपने अगर कहीं गया होगा तो ठीक है, नहीं गए हैं तो आप देखते ही हैं मूवी वगैरह में कि जो समुद्र के किनारे पर जितने भी पानी एरिया है उस पर कोई ठोस पार्ट नहीं है, वाटर अवेलेबल है, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कह देते हैं। हाइड्रो शब्द कहीं भी लिख के आ जाए तो आप समझ लेंगे क्या वहाँ पे वाटर ही है। क्या है हमारे पास, वाटर ही है, तो वाटर से रिलेटेड ये टर्म है। इट इज़ द लेयर ऑफ द वाटर सराउंडिंग द लिथोस्फीयर, मतलब ये वायुमंडल के चारों तरफ पाए जाने वाले पानी का परत है। यानी कि इट इज़ द लेयर ऑफ द वाटर सराउंडिंग द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब क्या है, जो सॉलिड वाला पार्ट है। तो अर्थ में जो सॉलिड वाला पार्ट है, उस सॉलिड वाला के पार्ट के जो आसपास का लेयर है जो वाटर से भरा हुआ है, उस लेयर को हम कह देंगे हाइड्रोस्फीयर। और ऐसा बताया जाता है कि 71% पे पूरे अर्थ पे कितना है, पानी है। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखना है। चलिए आइए, लिथोस्फीयर वही वाली बात जो हमने पढ़ रखा है, लिथोस्फीयर, क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब क्या है, लिथोस्फीयर ही है। तो लिथोस्फीयर सबसे पहले याद रख लेना सॉलिड वाला पोर्शन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या याद रखेंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट यही याद रखेंगे कि जो हम क्रस्ट के कोर मेंटल पढ़ रहे हैं वो सब लिथोस्फीयर में ही आता है ना। तो लिथोस्फीयर का अगर हम डिफिनेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द इनर मोस्ट बॉडी विद इन द गैसियस एंड द वाटरी इन्वॉल्व। यानी कि गैसियस डेट मीन्स एटमॉस्फेयर, वाटरी यानी कि हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, इस दोनों के बीच का जो लेयर है उसे लिथोस्फीयर कह देते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसी लिथोस्फीयर में हम क्रस्ट के बारे में, जैसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं, उस पर रहने वाली भागों को हम क्या कह देते हैं, सरफेस कहते हैं। उसके ऊपर जो रह रहे हैं उसे बायोस्फीयर कह देते हैं। और उसके नीचे 3 लेयर होती है, मेंटल होती है, कोर होती है, और क्रस्ट तो हम पढ़ ही लिए। तो मेंटल भी हमने 2900 किलोमीटर देख लिया। आउटर कोर कितना हो जाएगा, 5100 किलोमीटर। और यहाँ पे इनर कोर की बात करते हैं 6368, जो हम 6200 बताए थे, तो उतना किलोमीटर हमारे पास होता है। तो ये दोनों हमें क्या करना है, याद रख लेना है। चलिए, तो हमारे पास 3 टॉपिक समाप्त हो गया। अब 3 टॉपिक समाप्त हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, वो उसको भी देख लेते हैं। अब हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है जी, तो बायोस्फीयर का मतलब होता है कि जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, वेरियस ऑफ टाइप के एनिमल्स देखते हैं, वेरियस ऑफ टाइप के मनुष्य देखते हैं, वेरियस ऑफ टाइप के कल्चर देखते हैं, डाइवर्सिटी जो है। तो बायोस्फीयर का मतलब होता है कि दी सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन दी अर्थ, मतलब अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम है, इनकम्पासिस ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द पार्ट ऑफ द प्लेनेट वेयर इज द लाइफ इट एग्जिस्ट। यानी कि जितने भी इकोसिस्टम है अर्थ पे, वो सारी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, यानी कि रहती है। हिंदी में भी देख लेते हैं, पृथ्वी की सभी परिस्थिति तंत्र का योग, जो सभी जीव जंतुओं को ग्रह और भागों में शामिल है, जहाँ पे जीवन मौजूद है, जीवन यापन करना मौजूद है, जहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल रहा है, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, मतलब हाइड्रोजन कह रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, हाइड्रोस्फीयर से वाटर भी मिल रहा है। उसके बाद अर्थ सरफेस पे हम जीव जंतु को भी रख सकते हैं, प्लांट को भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट हो गया हमारा। चलिए, अभी तक हमने 3 पॉइंट देखा। एक हमने इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल पार्ट, और हमारे पास क्या देख लिया हमने, कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के बारे में बात कर ली। अब कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं भाई। ये वही वाली बात कह रहा है कि हमारे पास 5% ऑर्गेनिक मैटर, 45% मिनरल्स और 25% में वाटर एंड एयर है। लेकिन ये वो वाली बात नहीं कर रहा है। ये कौन सी बात कर रहा है, तो ये हमारे पास बात कर रहा है कि जो अर्थ क्रस्ट में जो मेंटल और नॉन मेंटल एलिमेंट पाया जा रहा है, उस एलिमेंट के बारे में बता दीजिए। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमें याद रखना ज़रूरी है। तो आइए भाई, इसको भी याद रख लेते हैं, इसको क्यों छोड़ें। देखो, जो कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट है बाय वेट हम पता कर रहे हैं, तो इसमें 2 चीज़ें अवेलेबल होता है। मतलब अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से मतलब कंपोजिशन है, एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब होता है, एक सिंपल फॉर्म में याद रखेंगे कि जिस भी वस्तु में करंट का फ्लो नहीं होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, नॉन मेटल कह देते हैं। अब बताओ, ऑक्सीजन हम सबके पास में है, अगर यहाँ पे कोई नंगा तार निकाल के रख दे और करंट बिजली सटा दे, तो क्या आप लोग सट पाओगे, मर जाओगे उससे? नहीं मरोगे, क्योंकि इसमें करंट ही फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक लोहे को पकड़ लो, हम एक लोहे को पकड़ लेते हैं, और हम दोनों चल के किसी बिजली के तार को छू देते हैं, तो क्या आप सट पाओगे, मर पाओगे, जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे आप। तो वो हो गया मेटल। यानी कि नॉन मेटल एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें करेंट का फ्लो नहीं होता, करेंट नहीं होती है, यानी कि एक दूसरे से करेंट यहाँ पे दूसरी जगह नहीं जा पाता है, करेंट का फ्लो नहीं हो रहा है।
लेकिन मेटल का मतलब होगा जहाँ करेंट का फ्लो होगा। अगर आप कैल्शियम छू रहे हैं, कैल्शियम अगर दिक्कत में है तो आप भी दिक्कत में आ जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन में नहीं आएंगे। तो जिसमें ऑक्सीजन मतलब जिसमें करेंट का फॉलो ना हो, और हमें इसे परसेंटेज वाइज बहुत ज़रूरी है याद रखना, उसको हम याद रख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास? 46%। सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में कोई चीज़ पाई जाती है तो वो ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास सिलिका, सिलिका कितना परसेंट है? 27%। एल्युमिनियम नॉन मेटल में, और हाँ नॉन मेटल में हमारे पास दो प्रकार के हैं, सिलिका और दो मतलब एलिमेंट है, सिलिका और हमारे पास ऑक्सीजन। सिलिका 46% है, ऑक्सीजन हमारे पास 27% है। 46.60 हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, सिलिका हमारे पास 27.72 हो गया। और ये टोटल मिलाकर 3/4 बना देता है, यानी कि 4 हिस्स में से 3 हिस्स कौन है? तो हमारे पास नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है तो ये 74 पॉइंट कितना बना देता है? 32। 32 तो नहीं, 32 बनाता है। अब मेटल में याद करते हैं, एल्युमिनियम कितना परसेंट? 8.3%, 8.13%। आयरन कितना परसेंट? तो आयरन 5.00%। कैल्शियम कितना परसेंट? तो 3.63%। सोडियम कितना परसेंट? तो हमारे पास 2.893%। पोटेशियम कितना परसेंट? तो 2.59%। मैग्नीशियम कितना परसेंट? 2.09%। अदर में 1.41%। अब इसे बंद करते हैं, अब फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई। क्या याद कर लेते हैं? रिवाइज कर लेते हैं। आइए रिवाइज कीजिए हमारे साथ। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं किसके बारे में? तो हम रिवाइज करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अर्थ मतलब अर्थ क्रस्ट में कंपोजिशन था। सबसे पहले तो नॉन मेटल कौन कौन से है ये आपको बतानी है। नॉन मेटल का मतलब क्या होगा? करेंट का फ्लो नहीं होगा, करेंट का बहाव उसमें नहीं होगा, करेंट नहीं होगा। तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले ज़्यादा ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है बताइए? 46.60%। इसमें पाया जाता है सिलिका कितना परसेंट पाया जाता है? 27.72%। ये तो नॉन मेटल की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं मेटल के बारे में। किसके बारे में? मेटल के बारे में। तो मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम कितना परसेंट? तो 8.13%। दूसरा हमारे पास कैल्शियम कितना परसेंट? तो कैल्शियम हमारे पास कितना परसेंट? 5.00%। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? आयरन कितना परसेंट? तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3.63%। उसके बाद हमारे पास आयरन के बाद क्या है जी, एक बार हम भी देख लेते हैं। चलिए तो आयरन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? अच्छा एल्युमिनियम के बाद आयरन है 5.5%। उसके बाद कैल्शियम है 3.6%। उसके बाद सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो क्या क्या है उसको समझ लेते हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। सोडियम कितना परसेंट? 2.33%। उसके बाद अगर बात करते पोटेशियम कितना परसेंट? 2.59%। मैग्नीशियम 2.05%। तो इस तरह से आपको ये डेटा आपको याद रखना है। तो चलिए आज तो हम इतना ही समझेंगे। कल के क्लास में हम रॉक्स से स्टार्ट करेंगे। रॉक्स क्या होता है, रॉक्स का वेदरिंग, रॉक्स कितने प्रकार का होता है, रॉक्स का फॉर्मेशन, इसके बारे में कल की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कहीं डाउट तो नहीं रह गया है, क्योंकि हर चीज़ को क्रिस्टल एंड क्लियर करते हुए चलना है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, आपको परेशान नहीं होना है। फिर भी अगर 1% डाउट आ जाता है तो आप क्या करेंगे? मैसेज कर देंगे, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ देंगे। तो आई होप कि आपको सब चीज़ समझ में आया होगा। बाकी पढ़ते रहिए, जाने के बाद एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, पढ़िएगा अगर रूम में। उसके बाद फिर आप कल आइएगा तो मॉर्निंग में एक बार पढ़ के आइए। बाकी कल के क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।